नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं दीपक कुमार पांडे यूपी टॉप न्यूज के सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। बात करें दिल्ली के विधानसभा चुनाव की। विधानसभा चुनाव के बाद दिल्ली में मुख्यमंत्री पद को लेकर के काफी जद्दोजहद का सामना करना पड़ा। काफी दिनों तक मंथन चलता रहा और आखिरकार दिल्ली को एक मुख्यमंत्री का चेहरा मिल गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रेखा गुप्ता की। रेखा गुप्ता आखिरकार दिल्ली की मुख्यमंत्री बन गई है। उन्होंने गुरुवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। बुधवार को उन्हें भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल का नेता चुना गया था। अब बात करें कि रेखा गुप्ता के सामने किस तरह की चुनौतियां आने वाली हैं दिल्ली में, उस पर हम थोड़ा सा प्रकाश आप लोगों को डालना चाहिए। रेखा गुप्ता के सामने सबसे बड़ी बात यह है कि उनके सामने एक बहुत बड़ा मजबूत विपक्ष होगा और दिल्ली देश की राजधानी होने के नाते पूरी दुनिया की नजर दिल्ली पर रहने वाली है और इसलिए कोई भी काम करने से पहले रेखा गुप्ता को बहुत फूक फूक करके कदम रखना होगा। और जहां तक मैं समझता हूं कि दिल्ली का ताज पहनने के बाद रेखा गुप्ता की राह आसान नहीं होने वाली। उनके सामने पार्टी के अंदर बाहर दोनों मोर्चों पर चुनौतियां होगी। दिल्ली में बेहतर प्रशासन, चुनाव के दौरान किए गए बीजेपी के वादे को पूरा करने की भी चुनौती रेखा गुप्ता के सामने होगी। और वहीं पर खास बात यह है कि जिस अन्ना आंदोलन से निकले आम आदमी पार्टी का जन्म दिल्ली में हुआ है, वहां पर वही आम आदमी पार्टी पहली बार विपक्ष में बैठ रही है। तो सोच सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी पहली बार ही चुनाव लड़ करके दिल्ली की गद्दी तक गई, एक नहीं दो बार दिल्ली की गद्दी पर बैठी, उसके लिए विपक्ष में बैठ करके रेखा गुप्ता के सामने चुनौतियां पेश करना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं हो। हालांकि बात करें रेखा गुप्ता की, तो रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री चुनी गई हैं। इससे पहले सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और अभी हाल ही में आतिशी इस पद पर आसीन रह चुकी है। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग 20 सीट से आम आदमी पार्टी की बन्ना कुमारी को करीब 30,000 वोटों से हराया था। और चुनाव के बाद दिल्ली में मुख्यमंत्री पद की रेस में प्रवेश वर्मा, विजेंद्र गुप्ता, अजय महावर और तमाम अन्य जो दिग्गज पार्टी के नेता थे, जो पार्टी के वरिष्ठ थे, पार्टी के लिए बड़े अच्छे काम भी उन्होंने किया था, जिनके नाम की बड़े जोर शोर पर चर्चा भी थे, आखिरकार इन सभी लोगों को पीछे पछाड़ते हुए रेखा गुप्ता दिल्ली की गद्दी को हासिल करने में कामयाब रही। लेकिन आखिरकार बात करें कि रेखा गुप्ता को इस रेस में जीत मिली कैसे, तो मैं इसके बारे में कुछ जहां तक मैं समझता हूं कि अरविंद केजरीवाल की जो राजनीति थी, भाजपा ने ठीक उसी पैटर्न को लागू करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और उसमें उसे फायदा मिलता हुआ दिखा। जहां तक मैं समझता हूं कि अरविंद केजरीवाल भी हरियाणा से रहने वाले थे, वैश्य समुदाय से आते थे, और इसी प्रकार रेखा गुप्ता भी मूल रूप से हरियाणा की है और वैश्य समुदाय से आती है, और ये पहलू उनके पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि बीजेपी ने एक ही बार से आम आदमी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की राजनीति को एक तरह से घेरे में बांध दिया है। वो हरियाणा की पृष्ठभूमि को लेकर वैश्य वर्ग को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे थे और बीजेपी ने उनको उसी चाल से उन्हें पलटने कामयाबी पाई है। हरियाणा ने देश की राजधानी दिल्ली को तीसरा मुख्यमंत्री दिया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इससे पहले सुषमा स्वराज, अरविंद केजरीवाल और उसके बाद जींद जिले के जुलाना क्षेत्र के नंदगढ़ गांव की रहने वाली रेखा गुप्ता अब जो है मुख्यमंत्री बन गई है। हालांकि इसके पहले देखा जाए तो दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के लिए प्रवेश वर्मा का नाम सबसे जोर जोर से चल रहा था, लेकिन आखिरकार वो पिछड़ कैसे गए। तो जहां तक मैं समझता हूं उनके पिछड़ने का सबसे बड़ा कारण था कि प्रवेश वर्मा बहुत बड़ बोलेपन के शिकार हो गए। उनके अंदर महत्वाकांक्षा हद से ज्यादा थी और रह रह करके वो विवादित बयान देने से भी पीछे नहीं हटते थे। मुसलमानों के खिलाफ बयान भी उनके पक्ष में नहीं गया। वहीं रेखा गुप्ता का आरएसएस से लंबा जुड़ाव रहा। एबीवीपी की पृष्ठभूमि ने उनका बखूबी साथ दिया और अंतिम समय पर संघ ने पूरी पैरवी किया और आखिरकार रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने में सफल रही। इसके अलावा ब्राह्मणों और जो वैश्य वर्ग आता है, इन लोगों को बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। दिल्ली में करीब 7% वैश्य मतदाता हैं, जो काफी अहम है, और रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बना करके वैश्य वोटों को साधने में भाजपा सफल रही, जो आगे चल करके अरविंद केजरीवाल को और कमजोर करने में बेहद बड़ी भूमिका निकालने वाले हैं। हालांकि देखा जाए तो बीजेपी दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री बना करके महिला वोटरों को यह संदेश देना चाहती है कि वो उनके हित में काम कर रही है। देश के 20 राज्यों में एनडीए शासन में है,
लेकिन किसी भी राज्य में महिला मुख्यमंत्री नहीं थी। और इस नाते दिल्ली में एक महिला मुख्यमंत्री के बारे में जो सोच चल रही थी भाजपा की, वो भी रेखा गुप्ता के पक्ष में जाता हुआ दिखा। दिल्ली में जीत के साथ एनडीए का शासन 21वें राज्य तक पहुंच गया। अब कुल मिला करके देखें तो भारत के 21 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। रेखा गुप्ता के बारे में एक बात और उनके पक्ष में जाते हुए दिख रही है। रेखा गुप्ता का दिल्ली का सीएम बनना बीजेपी के राज्यों में जाति समीकरण साधने का एक बहुत बड़ा प्रयास होता हुआ दिख रहा है। और जो जाति समीकरणों को साधने में भारतीय जनता पार्टी बेहद माहिर है, उस समीकरण को सेट करना भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद आसान हो गया था, क्योंकि रेखा गुप्ता के रूप में उन्हें दिल्ली में वैश्य समुदाय को आकर्षित करने के लिए एक चेहरा मौजूद था। राजनीतिक विश्लेषकों और तमाम अन्य लोगों से भी हम लोगों की बातचीत हुई। कई लोगों ने बताया कि बीजेपी ने एक ओर से 3 निशाने लगा दिए। बीजेपी ने रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाकर महिला, वैश्य समुदाय और संघ तीनों को साध लिया। इसके अलावा बिहार और पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी कहीं न कहीं महिलाओं को साधने के लिए इसका उपयोग करेगी, क्योंकि महिलाओं को अपने साथ जोड़ना बीजेपी की प्राथमिकता में सबसे ऊपर रहता है। बीजेपी ने इसके साथ ही देश में जाति समीकरण में संतुलन चाहा, हर वर्ग से प्रतिनिधित्व देने की कोशिश किया। राजस्थान और महाराष्ट्र में ब्राह्मण मुख्यमंत्री है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में क्षत्रिय मुख्यमंत्री का शासन है, मध्य प्रदेश हरियाणा में अन्य पिछड़े वर्ग से आने वाले मुख्यमंत्री हैं, वहीं पर ओडिशा और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री आदिवासी वर्ग से आते हैं। ऐसे में वैश्य वर्ग को साधने के लिए दिल्ली में मुख्यमंत्री वैश्य वर्ग का लाना बीजेपी के लिए एक तरह से आवश्यक था। और बीजेपी सबको साथ लेकर के चलने की जो मंशा दिखाती आई है, उस मंशा में वो काफी हद तक कामयाब होती दिखेगी। एक बात और निकल करके सामने आ सकती है, क्या रेखा गुप्ता को पार्टी में गुटबाजी का सामना करना पड़ सकता है? जैसा कि मैं चुनौतियों की बार से आपसे बात कर रहा था कि रेखा गुप्ता को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, तो क्या रेखा गुप्ता को दिल्ली में गुटबाजी का सामना करना पड़ सकता है? क्योंकि पहले भी दिल्ली में बीजेपी की सरकार में गुटबाजी देखने को मिली है। क्या वो एलजी के साथ तालमेल बिठा करके चल पाएंगी? ये भी उनके सामने बड़ी चुनौती होगी। बीजेपी के शासन में जहां तक मैं समझता हूं कि एलजी अब चुनौती नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि कैबिनेट के हर मामले से को आगे बढ़ा देंगे, क्योंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के साथ तालमेल बिठा करके चलना एलजी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। और अब जबकि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो केंद्र के साथ सामंजस्य बनाने के लिए एलजी एक बड़ी भूमिका साबित हो सकते हैं। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल को व्यक्तिगत रूप से हमलावर होना होगा, अगर खास तौर से रेखा गुप्ता को, तो उन्हें बार बार सोचना होगा, क्योंकि रेखा गुप्ता संघ की पृष्ठभूमि से आती हैं और महिला भी हैं। भारतीय जनता पार्टी और संघ का उन्हें पूरा सपोर्ट भी है। और अगर एलजी स्पष्ट रूप से अगर उनको सपोर्ट करते हैं, अगर उनके काम में टांग नहीं अड़ाते हैं, तो अरविंद केजरीवाल के लिए रेखा गुप्ता को टारगेट करना बेहद ही कठिन होने वाला है। एक चीज और आप सभी जानते हैं कि बात तो दिल्ली की थी, दिल्ली देश की राजधानी है और चुनाव को दिल्ली का हो रहा है। ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और भारत के प्रधानमंत्री माननीय अमित शाह जी, दोनों लोगों ने बखूबी एड़ी चोटी का जोर भी लगाया था। इसके लिए उन लोगों ने संघ का भी सहयोग लिया था, और चूंकि रेखा गुप्ता संघ की पृष्ठभूमि से आती हैं, इसलिए संघ का उन्हें सपोर्ट भी रहा। तो मुझे नहीं लगता है कि गुटबाजी होती हुई दिखेगी, लेकिन अगर गुटबाजी होती है तो इसके लिए अगर कोई कारण जिम्मेदार हो सकता है, तो वो रेखा गुप्ता का मैं मानता हूं कि कोई पर्सनल मामला हो सकता है। एक चीज और रेखा गुप्ता के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है कि दिल्ली बीजेपी में बहुत वरिष्ठ नेता नहीं रह गए, और इस समय जो नेता है सब लोग एक लेवल के हैं, एक ही उम्र के आसपास के सभी नेता हैं। बहुत सीनियर नेता दिल्ली बीजेपी में अब नहीं रह गया है, और चूंकि रेखा गुप्ता संगठन में है और वो मेयर भी रह चुकी हैं, तो इसलिए 30 साल से सक्रिय राजनीति भी है। ऐसे में उनका अनुभव गुटबाजी रोककर संतुलन बिठाने में काम आएगा। और वैसे भी बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जहां पर बगावत को स्वीकार नहीं किया जाता है। अब दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के सामने भले ही राजनीतिक चुनौतियां नजर नहीं आ रही, लेकिन उन्हें राजधानी में बेहतरीन गवर्नेंस देना होगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है।
देश की राजधानी, साफ पानी की कमी, प्रदूषण और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और कानून व्यवस्था के मोर्चे पर अरविंद केजरीवाल के समय से ही जूझते हुए आई है और इस सभी मोर्चों पर सफल होना रेखा गुप्ता के लिए बेहद आवश्यक हो जाता है। इसके अलावा बीजेपी ने दिल्ली चुनाव के प्रचार अभियान के दौरान ये दावा कर दिया था कि वो इसे विकसित देश की राजधानी बना करके दिखाएंगे। मुझे लगता है कि सिंगापुर और टोक्यो जैसा शहर बनाने की बात अगर कही जाए तो मैं मानता हूं कि कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी और देश की राजधानी को बीजेपी के लोग, अगर भारत हमारे खुद प्रधानमंत्री जी या बीजेपी के जो अन्य कैडर के नेता है, अगर उनकी ये सोच है तो मैं मानता हूं कि बड़ी अच्छी सोच है और उसमें रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री के तौर पर बेहद अहम साबित होने वाली है। इसके अलावा रेखा गुप्ता के सामने एक और चैलेंज आने वाला है। दिल्ली के मतदाताओं को किए गए जो वादे थे उनको पूरा करना रेखा गुप्ता के लिए कितना कठिन होगा, उस पर एक झलक मैं आप लोगों को दे देना चाहता हूं। सबसे अहम जो बीजेपी ने जो वादा किया था महिलाओं को 2500 रुपए देने का, वो भी एक बड़ी चुनौती है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने मुझे 2100 रुपए देने का वादा किया था और रेखा गुप्ता मतलब भारतीय जनता पार्टी 2500 रुपए हर महीने हर महिला को देने का जो वादा कर चुकी है, उस वादे को कहां तक पूरा कर पाएंगी रेखा गुप्ता, ये भी उनके लिए एक बड़ा प्रश्न होने वाला है। इसके अलावा यमुना की सफाई का मुद्दा, ये भी रेखा गुप्ता के लिए बड़ा मुद्दा है। तो इस तरह से देखा जाए तो बहुत सारे मुद्दे हैं और जहां तक मैं मानता हूं कि महिलाओं के खाते में सीधे पैसे भेजने का दांव, हालांकि इसके पहले जिन लोगों ने इस तरह के दांव खेले हैं, जिन राजनीतिक पार्टियों ने इस तरह के दांव खेले हैं, वो सही तो साबित हुआ है, लेकिन दिल्ली की गवर्नमेंट के लिए जो कि देश की राजधानी है, बहुत बड़ी आबादी है और इस बहुत बड़ी आबादी में महिलाओं की हिस्सेदारी भी लगभग आधी है, तो एक बहुत बड़े वर्ग को 2500 रुपए हर महीने देना और साथ ही साथ बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना बहुत कठिन मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है। हाल ही के दिनों में महिला वोटरों को हर महीने पैसा देने का चुनावी वादा सबसे पहले मध्य प्रदेश में बीजेपी ने किया था। इसके अलावा माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में शिवसेना, शिंदे गुट, एनसीपी, अनिल पवार और बीजेपी की महायुति और झारखंड में हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के गठबंधन को चुनाव जिताने में महिलाओं को हर महीने एक मुश्त राशि दिए जाने का वादा करना एक बहुत बड़ा रोल साबित हुआ था। और जहां तक मैं मानता हूं कि इसी सब चीजों से को देखते हुए बीजेपी ने तय किया था, अपने मैनिफेस्टो में ये बात डाला था कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो महिलाओं को 2500 रुपए महीने देंगे। अगले कुछ हफ्तों के दौरान रेखा गुप्ता की सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि महिलाओं को पैसा सही ढंग से पहुंचाए तो कैसे, क्योंकि बीजेपी ने गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए देने का वादा किया था। साथ ही उसने आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में भी लागू करने का वादा किया था, इसके पहले लागू नहीं था। इसके लिए उसे दिल्ली में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने बड़े बड़े दावे तो जरूर किए थे, लेकिन उनके मोहल्ला क्लिनिक की क्या स्थिति रही थी ये किसी से छिपी नहीं। हालांकि कुछ अस्पतालों में बेहतर सुविधाएं जरूर दिए थे, लेकिन उनकी जो बहुत महत्वपूर्ण योजना थी मोहल्ला क्लिनिक, वो किसी भी तरह से सफल होती नहीं दिखी थी। दिल्ली चुनाव में यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त करने का वादा भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा मुद्दा था और इस मुद्दे पर केजरीवाल सरकार और बीजेपी के बीच जमकर घमासान भी हुआ था। दोनों ने एक दूसरे पर यमुना की गंदगी का ठीकरा फोड़ा था। साल 2015 में आम आदमी पार्टी ने कहा था कि उनकी सरकार बनी तो 2 साल में यमुना इतनी साफ हो जाए कि लोग उसमें डुबकी लगा सकेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जहां तक मैं समझता हूं कि बीजेपी ने भी यमुना को साफ करने का वादा किया है, लेकिन रेखा गुप्ता की सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि दिल्ली के औद्योगिक कचरे को यमुना में गिरने से रोकेंगे कैसे। साथ ही गैर मानसून सीजन में इसमें पर्याप्त पानी भी नहीं रहता है और उसको सुनिश्चित करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। जब आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता में थी तो राज्य की खराब माली हालत पर वित्त विभाग ने कई सारे सवाल उठाए थे। चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी सरकार ने नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से 10,000 करोड़ रुपए मांगे भी थे और वित्त विभाग ने आम आदमी पार्टी की सरकार की ओर से दी जा रही सब्सिडी पर गंभीर सवाल भी खड़े किए थे। बीजेपी ने वादा किया कि मुफ्त बिजली, पानी और महिलाओं के लिए बस यात्रा सहित आम आदमी पार्टी की तरफ से दी जाने वाली सारी सुविधाएं यथावत रहेंगी। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा
होने वाला है और इन सारी चीजों को लेकर के चलना है, सारी सहूलियतों को कंटिन्यू किए रखना और इन सबके लिए बहुत बड़ी धनराशि की आवश्यकता होगी। अब देखते हैं कि रेखा गुप्ता इन सब चीजों से कैसे निपट पाती है। हालांकि एक चीज रेखा गुप्ता के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है, अरविंद केजरीवाल को स्पष्ट रूप से जितना चाहिए केंद्र का समर्थन मैं समझता हूं कि नहीं मिल पाता था, क्योंकि रेखा गुप्ता बीजेपी पार्टी की है, इसलिए उन्हें केंद्र का स्पष्ट समर्थन मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बात और मैं कह देना चाहता हूं यहाँ पर, आम आदमी पार्टी सरकार लगातार आरोप लगाती रही है कि केंद्र सरकार और एलजी का दफ्तर उसे दिल्ली में शहरी विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करने नहीं दे रहा था। वो सड़कों का कूड़ा और विकास कूड़ा निस्तारण के काम को सुचारू रूप से करने में अड़चन डाल रहा था। अब जो है केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार के, अगर अरविंद केजरीवाल की बात में सच्चाई है तो केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में और शहरी विकास को आगे बढ़ाने में भरपूर मदद करेगी। अब चूंकि दिल्ली में कह सकते हैं कि डबल इंजन की सरकार आ गई है, इसलिए सड़कों और फ्लाईओवरों की